नमस्कार, मेरा नाम अमितेश है और आज हमारा जो टॉपिक है एनर्जी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का इस अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और चलिए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी, जिसे आप जानते हैं ऊर्जा। तो सबसे पहले इसका हम पढ़ेंगे क्या क्या इसकी परिभाषाएँ हो सकती हैं। तो ऊर्जा वस्तुओं का वह गुण है जो अन्य वस्तु को स्थानांतरित किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आप याद रखिए, क्या चीज़, कि ऊर्जा वस्तुओं का वह गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है या विभिन्न रूपों में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी सरफेस पर रखा हुआ है। अब इसको हमें हिलाने के लिए कुछ अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जब इस बल की आवश्यकता होगी तो आप मान लीजिए एक F बल लगाएंगे किसी द्रव्यमान m पर। तो इस द्रव्यमान को खिसकाने के लिए हमें जितनी बल की आवश्यकता पड़ेगी उसे हम क्या कहते हैं, उसकी ऊर्जा, जो कि कार्य में परिवर्तित हो जाती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स की होती हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ऊर्जा लगभग 5 प्रकार की हो सकती है। पहला, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में इंग्लिश का आ जाता है। तो इसलिए मैंने दोनों भाषाओं में लिखा है, जिसमें आपको सही लगे आप उसमें कर लीजिएगा, मगर इंग्लिश आप जानते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले के करके हम समझेंगे। तो गतिज ऊर्जा में होता क्या बच्चों, कि गतिज ऊर्जा जैसे मान लीजिए कि किसी कोई पहाड़ है, तो पहाड़ से जब कोई पानी गिरता है तो पानी किसी वेग से गिरता होगा। ये आपका किसी वेग से नीचे की तरफ गिरता होगा। तो इस पानी में भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो या तो किसी पहाड़ से वो गिर रहा है या तो वो नदियों में बह रहा है, ठीक है। तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होगी, उसको हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा, क्योंकि उसमें गति के रूप में ऊर्जा है, इसलिए हम गतिज ऊर्जा बोलेंगे। फिर दूसरा आता है बच्चों स्टैटिक एनर्जी। मैंने आपको कहा कि इंग्लिश भी थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में कुछ अंग्रेजी वर्ड दे दिए जाते हैं जिससे बच्चे को परेशानी हो जाती है, इसलिए मैं दोनों लेके चल रहा हूँ। इसको बोलते हैं स्थैतिज ऊर्जा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका बना है क्या, एक है स्प्रिंग, ठीक है। जब हम स्प्रिंग को संकुचन या फिर खोलते हैं तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा स्थितिज हो जाती है, मतलब उसमें आ जाती है। तो जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, स्थैतिज ऊर्जा के नाम से। आइए अब तीसरे पर चलते हैं, केमिकल। जैसा कि अब नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई रासायनिक ऊर्जा। अब रासायनिक ऊर्जा में जैसे मान लीजिए कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कोई देश दूसरे देश को डराने के लिए परमाणु युद्ध की धमकी देता है, तो उसमें क्या है, इसी केमिकल एनर्जी का यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए TNT हमने लिया है, ये बच्चों अक्सर बहुत बार इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आप फुल फॉर्म लिख लीजिए। इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। क्या है बच्चों, TNT ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। ये एक प्रकार का विस्फोटक होता है। तो इस विस्फोटक को विस्फोट होने के बाद इससे जो ऊर्जा निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा। तो समझ में आ गया कि इसमें जब TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एक रासायनिक का है, कभी कभी परीक्षाओं में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है, आपके MCQ में आ जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब चौथा आता है आपका इलेक्ट्रिकल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपके घरों में जो बिजली आती है तो ये इसी के रूप में आती है, वैद्युत ऊर्जा। इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप ये जानिए कि जो ऊर्जा, वो ऊर्जा जो हमारे किसी भी घर में किसी भी उपकरण को चलाने के लिए यूज़ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल हमारी जो दैनिक भाषा में और दैनिक जीवन में जो यूज़ हो रहा है, वो इसी ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे क्या बोलते हैं, सूर्य की ऊर्जा, या कभी कभी इसे तापीय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी अंग्रेजी में सोलर भी आ जाता है। तो ये क्या होता है कि जब एक सूर्य से जो हमारे पृथ्वी पर जो हमारी
सूर्य की किरणें हैं जो पहुंचती हैं तो हमारे पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं, तो जो हमारी सूर्य की ऊर्जा होती है। ठीक है, और चलिए हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसका मात्रक, तो मात्रक में सबसे पहला इसका जो एसआई का मात्रक होता है, ये हमेशा कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। एसआई में हमेशा लिखते किस में है बच्चों? जूल में। ठीक है, और कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है। ये बच्चों है क्या? क्योंकि जब हम आवेश की बात करते हैं, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेशित और एक बच्चों ऋणावेशित। तो जो विद्युत का प्रवाह होता है वो इस ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की ऊर्जा देता है, तब जाके यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसको कभी कभी मात्रक बोल देते हैं ईवी, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घरों में जो बिजली के मीटर लगे होते हैं उसकी यूनिट कैसे आती है? उसमें आती है kWh में। के मतलब किलो वाट आवर। ठीक है, तो इसकी यूनिट जैसे कभी कभी हम बोलते हैं कि अपने घर में कि हमारा 400 यूनिट का बिजली का बिल आया है, तो ये बच्चों इसी यूनिट में बिल आता है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये बोल देता है कि आप मात्रक छांटिए, इनमें से कौन सा मात्रक जो है ऊर्जा का है। ठीक है, जैसे भी आपको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख जाए और कोई इसमें ना दिखे तो आप इसको बिना सोचे समझे आप टिक कर दीजिए। ठीक है, फिर आते हैं हम डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन मतलब बच्चों आपने वीमा सुना होगा। वीमा इसका कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है। अब ये बच्चों वीमा आया कहाँ से है? ठीक है, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी मैं अपने अलग वीडियो में दूंगा, मगर आप इसको जान लीजिए m l की घात 2 t की घात -2। याद रहेगा आपको, m l की घात 2 t की घात -2। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ दूसरे फैक्ट की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूले भी होते हैं जिसे हम लिख सकते हैं। पहला है ई, देखिए EKIN। अब कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये KIN क्या है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया था कि काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा है, इंग्लिश में KIN यहीं से ले लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये इसीलिए कभी कभी ऐसा लिखा रहता है। तो KIN मतलब होता है हाफ mv²। ये आप इसे याद रखिएगा, ये मैंने लिख दिया है। जहां m क्या होता है? द्रव्यमान, जानते ना बच्चों, द्रव्यमान। और फिर v क्या होता है? वेग। तो ये आपका हो गया, ये किसके केस में? ये गतिज ऊर्जा के केस में। ठीक है, आपका ये सूत्र होता है हाफ mv²। अब चलिए, अच्छा अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ अब यहाँ से बता रहा हूँ तो आपको बता देता हूँ कि ये वीमा निकली कैसे। ठीक है, चलिए अगर ये सूत्र अगर सही होगा तो ये वीमा भी सिद्ध हो जाएगी कि ये वीमा सही है। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में ये बताते हैं कि ये वीमा निकलती कैसे है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए ऊर्जा का क्या सूत्र लिखा है? E बराबर 1/2 m गुणे v²। ये लिखा है ना बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले m क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को हमेशा हम लिखते हैं कैपिटल M से। किससे लिखेंगे? कैपिटल M से। और लंबाई को लिखेंगे कैपिटल L से, और समय को लिखेंगे T से। तो हमें ये तीन चीज़ें ही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, M का मतलब क्या है कि ये द्रव्यमान से मतलब रहेगा, मास। L का मतलब क्या है? लंबाई से लेंथ। और T का मतलब होता है बच्चों टाइम। इसीलिए T का T ले लिया गया, L का L ले लिया गया और M का M ले लिया गया। तो इसीलिए ये वीमा सूत्र ये बना है m l की घात 2 t की घात -2। चलिए अब हम निकालते हैं ये कैसे आया। तो सबसे पहले जब वीमा निकालते हैं तो जितने भी यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं, उनका कोई भी वीमा में योगदान नहीं होता है। चलिए देखते हैं।
जब ये हट गया तो m मतलब क्या मैंने बताया अभी आपको, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, मास मतलब m। चलिए यहाँ पे m लिख दीजिए, ठीक है। अब ये वेग है, तो आपको पता है वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वेग या चाल दोनों एक ही चीज होती है, तो वेग या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखिए वहां पर वेग बराबर यहां पर रख दीजिए, ये v मतलब वेग है आपका। चलिए हम रखते हैं, पहले हम यहां लिख देते हैं, वेग का मतलब हो गया दूरी, दूरी को हमने d से लिख दिया, और समय है, समय को हमने t से लिख दिया, ठीक है। और इसका हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर था। अब चलिए हमने मतलब d है तो दूरी है, दूरी किस में नापी जाएगी, l में, क्योंकि l हमारी लेंथ होती है। दूरी को तो आप समय में बांटेंगे नहीं, दूरी को आप केवल लेंथ में लेंगे। तो चलिए रखते हैं, यहाँ m हो गया। चलिए मैं आपको ऊपर बता दे रहा हूं, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्टॉप कर करके देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। जो चीज़ ना आए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं यहाँ फिर से शुरू से लिख देता हूँ, ये लिखा था। अब हमने m को पहले बोल दिया था ना कि मास होता है, तो इसको लिखेंगे m से। अब वेग बराबर क्या होता है, ठीक है, मतलब दूरी बटे समय। अब दूरी को हम किस में लेते हैं, l में, समय को लेते हैं t में, ठीक है। तो जहां v लिखा है वहां l बाई टी लिख सकते हैं, तो क्योंकि यहां पर क्या लिखा था, देखिए मतलब हमने कहा था ना कि यहाँ पर अगर 1000 भी होगा तो भी हमें कोई मतलब नहीं, 1,00,000 भी होगा तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब कांस्टेंट में आते हैं। हमें केवल इससे मतलब है जो कि परिवर्तन होते हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है, वेग में परिवर्तन हो सकता है। 1/2 हमेशा जिंदगी में 1/2 था, है और रहेगा, ठीक है, इसको नहीं जोड़ेंगे। अब आइए m, m मतलब द्रव्यमान, तो कैपिटल M, ठीक है। फिर आया v, v के लिए देखिए हमने क्या निकाला, L/T, ठीक है। चलिए लिख दीजिए। अब क्योंकि बच्चों ये केवल इसका होल स्क्वायर था ना v का, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या आ गया देखिए यहां से, m L स्क्वायर बटे टी स्क्वायर। अब ये बताइए एम एल स्क्वायर, जब कोई घात ऊपर जाती है तो इसकी घात अगर जो भी रहती है उसकी घात में, अगर यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा है तो प्लस मानेंगे, और ऊपर जाएगा तो इसका पलट जाता है, क्या हो जाएगा, -2, और इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए जो हमने ये लिखा था वीमा, वो इससे सिद्ध हो गया। आप ये काम इस सूत्र से भी कर सकते हैं। ये ROT मतलब होता है आघूर्ण, जड़त्व, तो इसका होता है 1/2 J ओमेगा स्क्वायर, जहाँ J जो हमारा होता है बच्चों होता है जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा क्या होता है, कोणीय आवृत्ति, ठीक है। अब चलिए अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें, आपको जानना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में यह भी चीज़ आ सकती है, क्योंकि पैटर्न जैसा कि आप जानते हैं बदल भी रहा है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों कि एक पिस्टन से निकली हुई गोली में लगभग 500 जूल की ऊर्जा होती है। कितना जूल, 500 जूल। ये एक आदर्श है, मान सकते हैं, मगर अगर कुछ परिस्थितियां अगर विभिन्न होती है तो इसका मान बदल सकता है, मगर ये क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में मैंने आपको बताया है। दूसरा है बच्चों कि अगर 1 किलो TNT अगर बारूद को जलाया जाए, TNT का मतलब क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो 1 किलो अगर TNT बारूद को हम जलाते हैं तो उससे 4 मेगा जूल, ठीक है। मेगा का मतलब समझते हैं आप, मेगा का मतलब होता है बच्चों 10⁶ जूल, ठीक है। मतलब कि 10⁶, 10 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो इतने जूल के बराबर 1 मेगा जूल होता है। तो एक TNT जब बारूद निकलेगा तो 4 मेगा जूल हमारी ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसी तरीके से जब हम मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल को हम जलाते हैं
तो उसमें जितनी ऊर्जा निकलती, कितनी निकलती है बच्चों? 30 मेगा जूल। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का बढ़िया स्रोत माना जाता है। कितना होती है? 30 मेगा जूल। तो इसी के साथ हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कभी कभी ये यूपी टेट में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया था, पूछा गया था कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा 1 जूल में 10 की घात 7, 10 की घात 7 अर्घ होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे और हम चाहेंगे कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमने आज का वीडियो कैसे बनाया, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को आगे अपना शेयर करते रहिए। थैंक यू।